बेस्ट इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर आप आके निवेश कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा लिस्ट मैंने निकाल के रखा है जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हो। हर एक वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला है यहाँ पे DSP इनकम प्लस आर्बिट्राइज आप फंड देख सकते हो। ये एक आके यहाँ पे फॉरेन फंड का है जो कि आप देख सकते हो मोस्टली डेट के अंदर ये लोग काम करते हैं। बाकी आप देख सकते हो DSP के तरफ से आता है इनकम प्लस आर्बिट्राइज ओमनी FOF डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो ये वाला आके एक इंटरनेशनल फंड आप कह सकते हो। बाकी यहाँ पे और भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोटक इनोवेशन ओवरसीज इक्विटी फंड जो कि आप देख सकते हो। ये भी आके यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं और ग्लोबल जो इनोवेशन ओवरसीज फंड है उसके अंदर ये लोग डायरेक्टली निवेश करते हैं। तो इसमें तो देखिए इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड है। बाकी हम लोग चेक करेंगे बाकी कौन सा वाला अलाउड है। देखिए यहाँ पे इडलवाइज का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसका भी इन्वेस्टमेंट फंड अभी ब्लॉक है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आके यहाँ पे आपको दिख जाता है कि यहाँ पे कौन सा वाला ओपन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो DSP वाला है ये तो ओपन ही है, इसके अंदर आप वन टाइम भी कर सकते हो और SIP भी कर सकते हो। हर एक वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा लिस्ट। फिर देखिए कोटक का है, कोटक ने भी बंद कर दिया, काफ़ी सारे कंपनीज ने बंद कर दिया। इंटरनेशनल फंड अभी ज़्यादा मार्केट में नहीं दिख रहा है। बाकी अगर ये ओपन होता है तो आप निवेश कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे बड़ौदा BNP का है, बड़ौदा BNP अभी ओपन है तो इसके अंदर आप निवेश कर सकते हो। एक एक करके सबका रिव्यू करेंगे और उसके बाद आके आप चेक कर सकते हो कौन सा आपके लिए बेटर है। फिर देखिए कोटक इंटरनेशनल RET ओवरसीज फंड, तो ये भी यहाँ पे बंद है। सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के लिए ओपन है 2 म्यूचुअल फंड्स जो कि बिल्कुल आके यहाँ पे ग्लोबल असेट्स को ये लोग कैटर करते हैं, यानी कि ग्लोबली आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन म्यूचुअल फंड्स के साथ आप निवेश कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं DSP इनकम प्लस आर्बिट्राइज ओमनी फंड देख सकते हो, ओमनी फंड है ये। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेट और अदर एसेट्स के अंदर ये लोग रखते हैं। बाकी रिस्क कैटेगरी की बात करें तो रिस्क कैटेगरी आप देख सकते हो मॉडरेट रिस्क है, यानी कि रिस्क आके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होता है, उसकी वजह से आप चाहो तो यहाँ पे निवेश कर सकते हो। तो DSP इनकम फंड ये आप देख सकते हो, इनकम प्लस फंड ये आके यहाँ पे विदेशी जो एसेट्स है उसके अंदर निवेश करते हैं। आप देख सकते हो 1 मंथ का भी आप SIP कर सकते हो, 1 टाइम का भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं NAV इसका करीबन 23.78 है। जब ये फंड शुरू हुआ था, ऑल टाइम पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये आके 2014 के अंदर ओपन हुआ था 10 रुपये के NAV से। अब आके यहाँ पे 23 रुपीज़ चल रहा है NAV और मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपीज़। आप अगर इंटरनेशनल फंड के अंदर निवेश ही करना चाहते हो तो इसके अंदर डाल सकते हो, आर्बिट्राइज फंड है ये और 100 रुपीज़ के मिनिमम SIP से आप स्टार्ट कर सकते हो। फंड से इसकी बात करो तो 1491 करोड़ रुपीज़ इसके अंदर इन्होंने पैसा लगाया है। और एक्सपेंस रेशो की बात किया जाए तो 0.43 का एक्सपेंस रेशो भी है। ओवरऑल अगर हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे आप अगर 5,000 रुपये करके प्रति माह निवेश भी करते हो तो यहाँ पे देखिए 1 साल के अंदर आप आके 60,000 निवेश करोगे और 1,625 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और वहीं पे 3 साल तक आप अगर निवेश करोगे तो 1,80,000 आपके जेब से जाएगा और 2,01,402 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि 11.84%। वहीं पे 5 साल तक आप अगर निवेश करते हो तो 3 लाख रुपये आप निवेश करोगे और यहाँ पे 3,66,318 आपको रिटर्न मिलेगा। 10 साल के लिए आप अगर निवेश करोगे तो 6 लाख आपको मिलेगा और 9,23,793 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। वहीं पे अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो DSP जो बैंकिंग और PSU डेट है उसके अंदर ये लोग लगाते हैं, यानी कि जो डेट वाला आता है ना, जैसे आपके लोन्स हो गए तो वो लोन्स के अंदर ये लोग लगाते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो DSP एडरेज फंड और फिर आके यहाँ पे DSP जो शॉर्ट टर्म डायरेक्ट फंड है उसमें भी, फिर आके रिवर्स रिपो में भी निवेश करते हैं। तो इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये लोग आके निवेश करके रखते हैं, यानी कि होल्डिंग है। बाकी आप देख सकते हो अगर आप आगे यहाँ पे 100 रुपये देते हो इस म्यूचुअल फंड को तो डेट के अंदर करीबन 70 रुपीज़ जितने 69.64 रुपीज़ आके डेट के अंदर ये लोग लगाएंगे। बाकी आके यहाँ पे 25 रुपीज़ आके यहाँ पे हेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैश रिजर्व ये लोग रखते हैं करीबन 4.97%। बाकी और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा तो दिया नहीं गया है, दूसरे वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो अल्फ़ा बीटा डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिट लोड कोई भी यहाँ पे नहीं लगेगा, आज आप खरीदोगे कल आप बेचोगे तो कोई इशू भी नहीं आएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैम्प ड्यूटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है करीबन 0.005%। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा तो एज़ पर योर टैक्स स्लैब, जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अमाउंट पे करना पड़ेगा जो भी आपको रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से ये ग्लोबल फंड काम करता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो फंड हाउस या फिर इस फंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
जो ये स्कीम है ये आके यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन करना चाहता है बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली जो यूनिट्स है ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड, फिर ग्लोबल अलोकेशन फंड हो गया, तो इन स्कीम्स के अंदर ये लोग पैसा निवेश करना चाहते हैं। और सिमिलर जो ओवरसीज़ फंड है यानी कि विदेशी फंड है उसके अंदर ये लोग पैसा लगाना चाहते हैं और बॉन्ड्स के अंदर ज़्यादातर होता है यानी कि डेट के अंदर लगाते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है लेकिन रिटर्न भी उतना ही कम है। देखिए 7% का ये रिटर्न देता जा रहा है पिछले कितना 2014 से शुरू हुआ था, तो अभी देख सकते हो 2026 चल रहा है, यानी कि आप देख सकते हो 10 ईयर्स प्लस से है और यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट देता है उससे तो कम ही है दिख रहा है, तो आप अपना राय खुद से बना सकते हो। बाकी हम लोग नेक्स्ट फंड के तरफ बढ़ते हैं, आपका क्या राय है इस फंड को लेके आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो अब नेक्स्ट हमारा फंड चेक कर लेते हैं। अब हम लोग चेक करने वाले हैं कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ओवरसीज इक्विटी। जिन लोगों ने अभी तक निवेश करके रखा है उनको अच्छा बेहतरीन रिटर्न मिल रहा होगा 22% का। वहीं पे अभी के लिए आके फंड हाउस ने आके यहाँ पे बंद करके रखा है, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो, SIP भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, वन टाइम भी नहीं कर सकते हो। आप अगर देखोगे ये फंड शुरू हुआ था करीबन 2021 में और अभी आप देख सकते हो 2026 चल रहा है और NAV 15 रुपीज़ 52 पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट हर साल इसने 9.58% का रिटर्न दिया है। और बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नॉट सपोर्टेड, SIP तो सपोर्ट नहीं करता है। और फंड की साइज़ की बात करूँ तो 832 करोड़ रुपीज़ का इसका फंड साइज़ है और एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो 0.47% का एक्सपेंस रेशो मिल जाता है। होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 होल्डिंग ये लोग है, यानी कि 4 जगह में निवेश करते हैं। एक है वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड के अंदर जो कि फॉरेन म्यूचुअल फंड है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जिनोव ग्लोबल मास्टर फंड जिसके जो भी एक म्यूचुअल फंड है विदेशी कंपनियों का, और रिपो के अंदर जो भारतीय आप कह सकते हो कि RBI का रिपोर्ट के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका फंड कैसा अलोकेट होता है तो देखिए अगर आप 100 रुपये निवेश करते हो तो 98 रुपीज़ 35 पैसा तो ये लोग आके यहाँ पे इक्विटीज़ के अंदर ही निवेश कर देते हैं, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड जो कि ग्लोबल है उसमें ही निवेश करता है। बाकी कैश आके 1.65% का रखते हैं अपने पास, जिससे कि आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो भी रिडम्पशन आता है तो वो पेश कर पाए। बाकी अगर हम लोग थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं और जो मेन जानकारी है वो है आपका एग्जिट लोड कितना लगेगा। एग्जिट लोड देख सकते हो करीबन 1% लगता है अगर आप आके 1 साल के अंदर निवेश निकालते हो। बाकी आप अगर 1 साल के बाद निकालते हो तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप रिडीम करते हो विद इन 2 ईयर्स तो आपका जो रिटर्न है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब, जो भी आप इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो ना उस हिसाब से आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी आप अगर आके रिडीम करते हो 2 साल के बाद तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा करीबन 12.5% का। अगर हम बात करें फंड मैनेजर की तो देख सकते हो यहाँ पे अर्जुन है, तो ये आके यहाँ पे CFA सब कुछ करके यहाँ पे इन्होंने पास आउट किया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि और भी जो दूसरे ग्लोबल फंड्स है उसके अंदर भी ये एज अ फंड मैनेजर काम करते हैं, जैसे कि ग्लोबल हो गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कोटक क्वालिटी ओवरसीज, इन सारे फंड्स के अंदर ये निवेश करते हैं। हम लोग ये भी चेक करेंगे, पहले हम लोग मेन चीज़ देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे वहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट है इस स्कीम का तो ये है कि यहाँ पे जो स्कीम है ये आके प्रोवाइड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग यूनिट्स इन वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड एंड अदर सिमिलर ओवरसीज फंड, यानी कि जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स है ओवरसीज यानी कि विदेशी कंपनियों का, तो उसके अंदर ये लोग डायरेक्टली निवेश करते हैं और एक बेटर रिटर्न जनरेट करके आपको देना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कोटक ग्लोबल इमर्जिंग फंड के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं। ये पूरा फॉरेन फंड है, एक टाइम पे जब ये इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल था तब उस समय पे इन्होंने किया होगा, अभी के लिए तो बंद हो चुका है। लेकिन जो लोग आके निवेश थे पहले से जिन्होंने पैसा लगा के रखा है उनका कैपिटल आके यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। 3 साल में 22.72% का रिटर्न दिया, जो कि ठीक है, आप कह सकते हो एज अ ग्लोबल फंड इसने अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी आपका क्या राय है इसके ऊपर आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो नेक्स्ट चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट फंड कौन सा होगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे एडलवाइस एशियन इक्विटी फंड, आप देख सकते हो एशियन इक्विटी ऑफशोर डायरेक्ट फंड है ये, जिसके अंदर आके आप कह सकते हो कि अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। 15.85% का रिटर्न अभी तक मिल चुका है पिछले 3 साल में। बाकी अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखूँ यहाँ पे जब से इसने स्टार्ट किया था फंड करीबन 2016 से, तो तब से लेके अब तक इसने 8% का रिटर्न दिया है एवरी ईयर, तो हर साल आके दे रहा है। देख सकते हो यहाँ पे इक्विटी
इंटरनेशनल और वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है इडलवाइस एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड के अंदर। बाकी एनएवी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 42 रुपीज़ 26 एनएवी चल रहा है। आज है 17 जुलाई, मतलब 17 जुलाई का एनएवी दिख रहा है। बाकी एसआईपी और वन टाइम तो इन्होंने बंद कर दिया। जिन्होंने निवेश करके रखा है उनके लिए ये ज़्यादा जानकारी अच्छा होगा। बाकी अगर ये इन्वेस्टमेंट फिर से ओपन होता है तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो निवेश। यहाँ पे आप देख सकते हो फंड साइज है करीबन 149 करोड़ का, और एक्सपेंस रेशो आपको देखने को मिलेगा 0.69, जो कि ठीक है। और अगर हम बात करते हैं होल्डिंग, यानी कि किस जगह पे इन्होंने पैसे को ये करके रखा है, यानी कि लगा के रखा है, तो आप देख सकते हो जेपी मॉर्गन जो एशियन इक्विटी फंड है उसके अंदर इन्होंने 97% अपना असेट लगाया है। बाकी यहाँ पे अदर ईएलबीओ जो आता है ईबीएलओ, तो उसके अंदर भी इन्होंने निवेश करके रखा है। कैश तो यहाँ पे ज़ीरो है। बाकी नीचे आ जाते हैं, अगर आप सोच के चलते हो कि 1 रुपये आप अगर निवेश करते हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इक्विटीज़ के अंदर ये लोग करीबन 97 रुपीज़ निवेश करेंगे, यानी कि ये जो फंड है जेपी मॉर्गन का एशियन इक्विटी, उसके अंदर 97% ये लोग निवेश कर देंगे। बाकी आके डेट यानी कि जो बॉन्ड्स रहता है उसके अंदर ये लोग निवेश करेंगे, जो कि 2.68 पैसा होगा। और यहाँ पे कैश तो नेगेटिव चल रहा है, यानी कि अगर कोई रिडम्शन करेगा तो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इमरजेंसी में कोई रिडम्शन करेगा तो उसके लिए तो मुसीबत हो जाएगा। लेकिन अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है तो मोस्टली लोग आके रिडम्शन से परहेज ही करते होंगे कि आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए। बाकी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अल्फा बीटा कोई डेटा नहीं मिल रहा है। आप आके यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी रहा यहाँ पे एग्जिट लोड स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो एग्जिट लोड लगेगा 1% अगर आप आके रिडीम करते हो 90 दिनों के अंदर निवेश के बाद। आप अगर आके यहाँ पे 90 दिन से ज़्यादा होल्ड करके रखते हो इसके अंदर अपने पैसे, तो आपको यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी तो 0.005 है, जो कि आप कह सकते हो कि हर एक म्यूचुअल फंड में लगेगा ही। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप आके यहाँ पे रिडीम करते हो आपके पैसे इस म्यूचुअल फंड से, तो जो भी आपका रिटर्न यहाँ पे बनेगा 2 साल के अंदर, आप अगर निवेश को ब्रेक डाउन करते हो यानी कि रिडीम करते हो, तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा वो आके आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से काट लिया जाएगा। बाकी अगर आप आके यहाँ पे रिडीम करते हो 2 साल के बाद, तो जो भी आपका रिटर्न है उसके ऊपर आके यहाँ पे आप देख सकते हो 12.5% का टैक्स लगेगा। तो रिटर्न्स के ऊपर ही टैक्स लगता है। बाकी अगर हम बात करते हैं फंड मैनेजर की, तो फंड मैनेजर आप देख सकते हो भरत है, जो आके यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स को ये अभी मैनेज कर रहे हैं इंडलवाइज का, तो ये आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भावेश जैन है, वो भी आके इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं शुरुआत से। और यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली ये आप कह सकते हो कि फॉरेन फंड है, तो यहाँ पे पैसिवली आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब पैसिवली ये लोग निवेश करके छोड़ देते हैं, यानी कि एक टाइम निवेश करके छोड़ देते हैं, और जिस तरह से रिटर्न आपको दिखता है ना ये वाला फंड यहाँ पे जेपी मॉर्गन वाला, तो सेम परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो इस तरह से आप आके चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर हम आके यहाँ पे क्लिक करते और इसका डिटेल्स देखते, तो आप देखिए यहाँ पे इसका जो बेंचमार्क है वो है MSCI एशियन 4/10 जो टोटल रिटर्न है उसका ये आके बेंचमार्क है। इसको आप सिर्फ कॉपी कीजिएगा, इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे गूगल में जाके सिर्फ इसको पेस्ट करेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि ये किस तरह से चल रहा है MSCI का 10/40 इंडेक्स। देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इसका बेंचमार्क है। तो MSCI का अगर आके इस तरह से चल रहा है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगा कि इसका जो रिटर्न है तो ये भी आपको उसी तरीके से दिखेगा। देखिए चार्ट सेम टू सेम आपको दिख रहा है। यहाँ से 2021 के बाद ही इन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब 18 के पास इन्होंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे देखिए 17 के पास, तो 17 से लेके अभी तक आप अगर देखोगे, ठीक है 17, तो ये देखिए सितंबर जून ये वाला डेटा है। ओके 23 है ये, फिर आके यहाँ पे आते हैं 17। ओके तो यहाँ से देखिए इस तरह से आपको देखना है, तो सेम उसी प्रकार का मूवमेंट आपको दिखेगा। तो ये इसका बेंचमार्क है। तो बेंचमार्क यानी कि आप किससे आके इसका तुलना करोगे, तो तुलना करने के लिए यही है बेंचमार्क इसका। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये स्कीम है ये आके प्रोवाइड करना चाहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। जो भी इन्वेस्टर इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो डायरेक्टली पैसा आके जेपी मॉर्गन फंड्स के अंदर जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एशियन इक्विटी फंड के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली कंप्राइज करता है अलग अलग कंट्रीज़ का जो मेंबर्स है उनके एसोसिएशन के साथ, और जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से उसके अंदर ये लोग निवेश करते हैं। बाकी आपका क्या राय है इस म्यूचुअल फंड को लेके, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो होगा यहाँ पे कोटक इमर्जिंग मार्केट ओवरसीज फंड। ठीक है,
तो ये वाला भी बंद हो गया है अभी के लिए। तो देखिए अभी के लिए आके ये वाला फंड भी बंद है। आप अगर आके निवेश करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अभी तक आके स्टार्ट नहीं किया है अपना इन्वेस्टमेंट इस वाले फंड के अंदर। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ओवरसीज फंड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीबन 24.44% का रिटर्न दे रहा है। बाकी जब से इसने स्टार्ट किया था आप देख सकते हो 9% का रिटर्न दे रहा है हर साल। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2013 से लेके अभी तक चल रहा है, तो अच्छा ही है, यानी कि थोड़ा सा बेटर है एफडी से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 9.52% हर साल आपको रिटर्न दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे एनएवी की बात करें तो 41.33 रुपीज़ का एनएवी चल रहा है मार्केट में। और वहीं पे फंड साइज़ की बात करें तो इस फंड के अंदर लोगों का करीबन 1766 करोड़ रुपए लगाया गया है, यानी कि आप देख सकते हो 1766 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टेड है। टोटल एएमयू आप देख सकते हो। बाकी एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.77% आके यहाँ पे एक्सपेंस रेशो लेता है ये फंड। और वहीं पे हम लोग आते हैं कि एक्सपेंस रेशो, यानी कि जब भी आप आके रिडीम करोगे ना एक पैसा कट के आता है, तो ये वाला है आपका एक्सपेंस रेशो। और आ जाते हैं नीचे, जैसे कि आप अगर 100 रुपये निवेश करते हो तो 97 रुपीज़ 88 पैसा तो ये लोग आके इक्विटी के अंदर लगा देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2.12% आके कैश रखते हैं। अगर कोई रिडम्पशन करना आता है तो वहाँ से आके आपको मिल जाता है अमाउंट। बाकी आके थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे फंड्स आपको देखना चाहिए कि किन वाले फंड में ये लोग लगाएंगे। ये देखिए सिग्नेचर इमर्जिंग मार्केट फंड के अंदर ये लोग लगाते हैं, जो कि फॉरेन म्यूचुअल फंड है। तो ये वाला जो सिग्नेचर इमर्जिंग मार्केट फंड है इसके अंदर डायरेक्टली पैसा निवेश करते हैं। बाकी जो आरबीआई का रेपो रहता है उसके अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं 2.39%। बाकी 97% जो अपना पैसा 98% है आप कह लो, तो ये लोग आके यहाँ पे जो सिग्नेचर इमर्जिंग मार्केट फंड है उसके अंदर डाल देते हैं। तो जो भी रिटर्न यहाँ पे मिलता है इमर्जिंग मार्केट के रूप में, तो वो वाला आपको यहाँ पे मिल जाता है एज अ, आप कह सकते हो कि अप्रिसिएशन इन योर कैपिटल। बाकी थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे अभी एसआईपी और सब कुछ तो सपोर्ट नहीं करता है। एक बार ये फंड आके यहाँ पे फंड हाउस आके इसको रिमूव कर देगा तो आप भी आके यहाँ पे और ज़्यादा निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड आपको दिखता है। एग्जिट लोड है 10% आपके इन्वेस्टमेंट का, अगर आप आके यहाँ पे इसको एग्जिट करते हो। बाकी 1% चार्ज किया जाएगा अगर आप आके 365 डेज़ के अंदर निवेश करके निकाल लेते हो। तो एक साल के बाद आप अगर निवेश करके निकालते हो तो कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा एग्जिट लोड का। और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% है। और वहीं पे टैक्स इम्प्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो टैक्स होगा अगर आप आके 2 साल के अंदर निकालते हो पैसा, तो जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा अपने रिटर्न पे। और वहीं पे आप अगर देखते हो कि आप अगर रिडीम करते हो 2 साल के बाद, तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उसके ऊपर आके 12.5% का गवर्नमेंट टैक्स लगेगा। और बाकी आप आके पैसे रख सकते हो अपने पास। तो ये वाला आपको डायरेक्ट टैक्स जब फाइल करोगे ना तब आपको देना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अर्जुन जो आके यहाँ पे पिछले जो कोटक फंड के अंदर थे तो वही आके इसको भी मैनेज कर रहे। तो आपको पता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था किस तरह से कोटक का जो दूसरा फंड है ग्लोबल मार्केट वाला, वो भी आके यही आपके यहाँ पे मैनेज करे। अगर हम बात करते हैं कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ओवरसीज फंड ओमनी एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये स्कीम है ये प्रोवाइड करना चाहता है इन्वेस्टमेंट ग्रेटर प्रॉपर्टीज के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोपोर्शन जो असेट्स है वो आके यहाँ पे डायरेक्टली आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका पैसा है वो आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करते हैं, जो विदेशी फंड होगा ना कि भारतीय। और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पे इन्होंने आके लक्जमबर्ग जो डोमेस्टिक फंड हाउस है उनके साथ भी इन्होंने टाई अप किया है। काफ़ी सारे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स हैं उनके साथ ये लोग आके डील करते हैं और आपके पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके यहाँ पे रिटर्न देना चाहते हैं। बाकी आप अगर इसका बेंचमार्क की बात करो तो MSCI जो इमर्जिंग मार्केट है उसके साथ आके तुलना किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि MSCI का जो एशियन 10/4 है तो उस वाले इंडेक्स को आपने ट्रैक किया था, तो सेम इसी को कॉपी करके आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हो गूगल में भी कि ये फंड का जो बेंचमार्क है कैसा रिटर्न दे रहा है, यानी कि तुलना करने के लिए जो मेन होता है तो वही कंपेयर करने के लिए आप देख सकते हो रिटर्न इससे बेटर ये देना चाहते हैं। आपका क्या राय है इस म्यूचुअल फंड को लेके आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा वाला जो फंड है हमारा उसके ऊपर। तो दूसरा वाला यहाँ पे फंड आपको देखने को मिलेगा बड़ौदा BNP का, बड़ौदा BNP
पैराबेस एक्वा FOF डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, तो इसके अंदर आप निवेश कर सकते हो। देखिए अभी के लिए म्यूचुअल फंड अलाउ करता है वन टाइम भी और SIP भी। SIP आप आके यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो इस फंड के साथ। बाकी ये इक्विटी और इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर आता है और वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। बाकी अगर इसका रिटर्न आप देख सकते हो 3 साल के अंदर इसने 14.85% का रिटर्न दिया है। अगर हम देखते हैं जब से इस फंड ने स्टार्ट किया तब से लेकर 10.75% का रिटर्न दे रहा है, जो हमने अभी तक देखा है तो उन म्यूचुअल फंड से तो बेटर ही दे रहा है ये 10.75%। बाकी ये फंड आपके स्टार्ट हुआ था 2022 में और अभी तक चल रहा है और फंड हाउस अभी भी एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो म्यूचुअल फंड है फॉरेन वाले वो तो बंद हो चुके हैं और कुछ जो ओपन है वो तो आपको अभी दिख ही रहा होगा इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे चैनल में म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी सारे वीडियोस है, आप उसको जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे इस वाले रिव्यू के ऊपर। तो देखिए वन टाइम भी आप कर सकते हो और SIP भी कर सकते हो। SIP का लिमिट है 500 रुपये, तो 500 रुपये से कम आप नहीं लगा सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इसकी NAV के बारे में, तो देखिए 17 रुपये की NAV चल रही है और मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये है। फंड हाउस का जो साइज़ है आप देख सकते हो 50,000 करोड़ का ये फंड हाउस है, मतलब ये आके स्कीम के अंदर इन्होंने निवेश करके रखा है। एमयू है इसका असेट अंडर मैनेजमेंट करीबन 50,039 करोड़ रुपीस है। बाकी एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.60% का रिटर्न आपको, मतलब एक्सपेंस रेशो आपको देना पड़ेगा। जब आप रिडीम करोगे तो इतना पैसा काट के आपको वापस अमाउंट मिलता है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसके SIP के बारे में, तो देखिए अगर आप आके यहाँ पे 5,000 रुपये करके यहाँ पे निवेश करते तो 5 साल के अंदर आप आके निवेश करते करीबन 3 लाख रुपए और आपको मिलता है 4,33,099 रुपीज़। वहीं पे आप अगर 3 साल तक निवेश करते तो 1,80,000 आपके जेब से जाता और 2,32,218 रुपीज़ आपको वापस मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हर एक म्यूचुअल फंड जो कि विदेश को लेके होता है वो आके आपको प्रॉफिट दे, वो ज़रूरी नहीं। आप आके भारतीय मार्केट में भी लगा सकते हो, लेकिन जो लोग स्पेशली आके यहाँ पे फॉरेन फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो ये रहा कुछ फंड्स जिसके आप आके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप देख सकते हो जो ये BNP पैराबेस इक्वा फंड है उसके अंदर आके आप देख सकते हो जो फॉरेन म्यूचुअल फंड है उसके अंदर ये लोग पैसा लगाते हैं, यानी कि आप देख सकते हो जो बड़ौदा जो म्यूचुअल फंड है या कि डायरेक्टली जो BNP पैराबेस एक्वा है उसके अंदर निवेश कर देता है अपना पैसे। और अगर आके विदेशी म्यूचुअल फंड अगर अच्छा करता है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आके यहाँ पे रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। तो आप देख सकते हो जो 96% जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली आके फॉरेन म्यूचुअल फंड के अंदर ये लोग निवेश कर देते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे किस तरह से आपके पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, तो सपोज़ कीजिए कि 100 रुपये आप अगर निवेश करते हो तो 96.37 आपका इक्विटीज़ में लगेगा, यानी कि डायरेक्टली इस फॉरेन म्यूचुअल फंड में जाएगा। बाकी 4.45% आके यहाँ पे लोग निवेश करते हैं अपने बॉन्ड मार्केट में, यानी कि डेट के अंदर, और कैश आके नेगेटिव चल रहा है इनका। अगर कोई रिडम्पशन करेगा तो यहाँ पे इशू हो सकता है, डिलेड मिले। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे फॉरेन म्यूचुअल फंड में T+5 वर्किंग डेज का समय लगता है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन का तो समय लगता है आप अगर रिडीम करोगे तो भी। तो उस वजह से आके आपको दिखेगा कैश 0.82% नेगेटिव चल रहा है। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अल्फा बीटा तो दिया नहीं गया है। बाकी आप चाहो तो खुद से आके यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। इसका इंडेक्स मैं आपको बता देता हूँ किसके साथ बेंचमार्किंग किया गया है, मतलब किसके साथ आप आके तुलना करोगे वो भी बताएंगे। तो देखिए एग्जिट लोड यहाँ पे आपको करीबन 1% का मिलेगा आप अगर 12 महीने के अंदर निवेश को एग्जिट करते हो, यानी कि आप अगर आज निवेश करते हो और 12 महीने के अंदर निकाल लेते हो तो 1% का आके यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। बाकी आप अगर आके यहाँ पे 12 महीना यानी कि 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो इसके अंदर आपके पैसे, तो आपको यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। बाकी स्टैम्प ड्यूटी 0.005% है। टैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी आप रिडीम करोगे, अगर 2 साल के अंदर आप रिडीम कर रहे हो तो जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बाकी आप अगर आके यहाँ पे रिडीम करते हो 2 साल के बाद तो आपका जो भी रिटर्न है उसके ऊपर टैक्स लगेगा करीबन 12.5% का, तो ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं फंड हाउस का जो फंड मैनेजमेंट है तो वो किया जाता है यहाँ पे स्वपन के द्वारा। स्वपन आप देख सकते हो तो ये आके यहाँ पे इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं BNP पैराबेस के साथ इन्होंने ज्वाइन किया था एज असेट मैनेजमेंट और अभी तक आके काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हो 2024 से आके यहाँ पे अभी तक ये फंड मैनेजमेंट है इसके। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो श्रुति भी है जो आके यहाँ पे फंड मैनेज कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो MBA और BBA इन्होंने क्वालिफाई किया था और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो फंड मैनेजमेंट यही है। बाकी जो भी आपका पैसा होता है ना, डायरेक्टली आके जो बीएनपी का फंड है फॉरेन वाला, तो उसके अंदर ये लोग निवेश कर देते हैं। तो बीएनपी का अगर इंडेक्स अच्छा काम कर रहा है तो ये भी अच्छा करेगा। तो ये देखिए फंड हाउस का जो बेंचमार्किंग है वो MSCI का ACWI का है। तो इसको मैं एक बार सर्च कर देता हूँ गूगल में। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका इंडेक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से आके ये काम कर रहा है। फैक्ट शीट सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इंडेक्स कोड है, समरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि किन किन कंपनीज़ के अंदर इन्होंने निवेश करके रखा है, इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आप आके यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे गूगल में आप आके डाल सकते हो इसी ओके, इंडेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। तो यहाँ पे चार्ट तो नहीं दिख रहा, परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे देखिए चार्ट्स को ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, पिछले 10 साल में आप देख सकते हो किस तरह से गया। तो इस तरह से आके ये रिटर्न्स दे रहा है। तो सेम इसी प्रकार से आपका जो म्यूचुअल फंड है वो भी आके आपको रिटर्न देता है। तो बेंचमार्किंग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। बाकी आपका क्या राय है इस फंड को लेके, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। देखिए फंड हाउस अभी भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वाला एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है। बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हमने देखा है उसमें से मोस्ट ऑफ देम आके यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रहा है, यानी कि उसके अंदर फंड हाउस तो फंड पैसा ले ही नहीं रही है। बाकी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है यहाँ पे कोटक इंटरनेशनल REIT ओवरसीज इक्विटी फंड। तो ये वाला हमारा लास्ट होगा वीडियो, मतलब लास्ट हमारा म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोटक इंटरनेशनल RET ओवरसीज फंड, यानी कि रियल इस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर ये लोग करते हैं। बाकी आप अगर देख सकते हो कि यहाँ पे इसके अंदर भी नॉट अलाउड है, यानी कि आप इसके अंदर निवेश नहीं कर सकते हो। फंड हाउस ने अपने तरफ से इसको बंद करके रखा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 9.42% का कि यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न ये दे रहा है 3 साल के अंदर। अगर बाकी बात करते जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेके 4% का रिटर्न दे रहा है। लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी आता होगा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल फंड होके भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, इसने 4.16 दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो रहा है रियल इस्टेट के अंदर। तो रियल इस्टेट तो स्लो ही ग्रो करता है। तो बाकी आपको आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा वाला म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे। इंटरनेशनल में जाओगे तो कुछ ही म्यूचुअल फंड है जो कि एक्सेप्ट करती है, बाकी डोमेस्टिक में काफ़ी सारे हैं। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो म्यूचुअल फंड को लेके। तो देख सकते हो यहाँ पे इक्विटी के अंदर ये लोग निवेश करते हैं, इंटरनेशनल है और वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है। ऑल टाइम आप देख सकते हो ये फंड ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यानी कि 2021 में ये शुरू हुआ था, तो 10 साल भी इसने पूरा नहीं किया है। और यहाँ पे 4.16% का एनुअली रिटर्न दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका NAV चल रहा है करीबन 12.59 रुपीज़ का। SIP ये सपोर्ट नहीं करता है, वन लमसम भी आप सपोर्ट नहीं करते हो। एक बार आके म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएगा तो फिर से आप निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फंड से इसकी बात करें तो 103.89 करोड़ रुपीज़ का है। एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो 0.59 का है। जब आप आगे एग्जिट लोगे तब आके यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ेगा, ये परसेंटेज। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं होल्डिंग, तो आप देख सकते हो समान जो एशिया रिट्स है उसके अंदर ये लोग डायरेक्टली निवेश करते हैं, जो कि फॉरेन म्यूचुअल फंड है। तो इस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर आपके पैसे लगा दिया जाता है और यहाँ पे रेपो के अंदर भी लगा दिया जाता है। एज पर रूल्स आपको यहाँ पे RBI का रेपो भी खरीद के रखना पड़ता है, तो ये लोग रेपो के अंदर भी लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका पैसा आप दे रहे हो 100 रुपये तो क्या होगा, तो 100 रुपये आप अगर देते हो तो 99.52% आके रियल इस्टेट के अंदर निवेश किया जाता है, यानी कि फॉरेन का जो म्यूचुअल फंड है वो रियल इस्टेट वाला उसके अंदर ये लोग निवेश कर देते हैं। बाकी कैश आप देख सकते हो 0.48% का आपको यहाँ पे रखता है, जो कि आप रिडीम करोगे तो ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं है, यहाँ पे SIP स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो आप। पहली बात, एक बार ओपन हो जाएगा तो फिर से दोबारा कर पाओगे। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। एग्जिट लोड आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर 8% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एग्जिट के 8% से ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1% आके यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। आप अगर 365 डेज यानी कि 1 साल के अंदर आप अगर अमाउंट को रिडीम करोगे तो 1% जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका चार्ज कर लिया जाएगा। बाकी आके यहाँ पे आप देख सकते हो 1 साल के बाद आप अगर निवेश निकालते हो, यानी कि 365 डेज होने के बाद निकालते हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है एग्जिट लोड के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैम्प ड्यूटी लगेगा करीबन 0.005%। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं हमारा टैक्स इम्प्लीकेशन। अगर आप आके 2 सालों के अंदर रिडीम करते हो तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब, यानी कि आज मान के चले कि 1 साल हो गया आपका निवेश करके, आपने रिडीम किया पूरा अमाउंट, तो आपका जो इनकम टैक्स आके होगा आपका एज पर योर जो भी आपका टैक्स स्लैब है, जो भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो उस प्रकार से आपको पे करना है। आप अगर 2 साल के बाद करते हो, यानी कि आप अगर रिडीम करते हो 2 साल इन्वेस्ट रखने के बाद, तो जो भी आपका रिटर्न है उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर हम बात करते हैं कि ये जो फंड मैनेजमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो
कि जो अर्जुन है जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया था, तो ये कोटक महिंद्रा के अंदर कोटक का जो ग्लोबल फंड है, हर एक में ही आके आपको देखने को मिलेगा अर्जुन का नाम। तो अर्जुन ने आके यहाँ पे इस फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ही देखा जो अलग अलग कोटक का फंड से सारे आके अर्जुन ही मैनेज कर रहे हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा जो स्कीम है ये प्रोवाइड करना चाहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि यहाँ पे SMA एशिया जो रिट्स है उसके अंदर आके डायरेक्टली निवेश करना चाहता है इस म्यूचुअल फंड में। बाकी एक ओवरसीज RET फंड है, यानी कि रियल इस्टेट फंड है। अगर हम आके इसका बेंचमार्क देखें तो आपको देखने को मिलेगा S&P एशिया स्पेसिफिक एक्स जापान रेट्स के अंदर ये लोग निवेश करते हैं, और ये वाला इसका बेंचमार्क होगा। आप आके देख सकते हो जो S&P एशिया स्पेसिफिक जापान रेट्स है इसको आप आके कंपेयर कर सकते हो आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स के साथ। और मोस्टली यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जो लोग आके निवेश करना चाहते हैं रियल इस्टेट में और विदेशी मार्केट्स में, तो वो लोग तो ले ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सभी लोगों का चॉइस पे होता है कि वो लोग किसके अंदर निवेश करें। आपका क्या राय है इसके ऊपर, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, और उम्मीद है कि आपको पूरा जानकारी मिल गया इंटरनेशनल बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से एक्टिव है और कौन सा बंद हो गया। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।